जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो बच्चों और हस्बैंड की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। बच्चों के कल से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और हस्बैंड ने भी काम पे जाना शुरू कर दिया है। हस्बैंड के काम के लिए मैं उनका लंच तैयार कर रही हूँ। वैसे तो वहाँ पे एक कैंटीन मौजूद है जहाँ से उन्हें लंच मिला करता था, लेकिन कैंटीन कोरोना की वजह से बंद हो चुकी है, इसलिए उन्हें लंच घर से ही लेके जाना पड़ता है। अभी एक स्लाइस पे मैं पीनट बटर स्प्रेड कर रही हूँ और दूसरे पे लगा दूंगी चॉकलेट। इन दोनों को जोड़ के एक सैंडविच सा बन जाएगा। आजकल मेरे हस्बैंड का लंच काफ़ी बोर सा ही होता है क्योंकि तकरीबन वही चीज़ें बार बार खानी पड़ती हैं उन्हें। काम वाली कैंटीन पे तो उनकी मौजें होती थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी फूड होता है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि उनका काम रूटीन पे आना शुरू हुआ है, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर तक उनकी कैंटीन भी खुल जाएगी। मेरे हस्बैंड पूरे दिन में 2 सैंडविच खाते हैं, यानी कि 4 स्लाइसेस बनते हैं, और सुबह के टाइम पे एक स्लाइस वो ब्रेकफास्ट के लिए खा के जाते हैं। जी तो अभी मेरी रूटीन तो साथ साथ आप देखते ही जाएंगे। अभी कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। बहुत से क्वेश्चंस जमा हो चुके थे तो मैंने सोचा कि आज उनके जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल तो बहुत ज़्यादा ये आता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डाला करूं, जितनी जल्दी हो सके, और तकरीबन रोज़ाना का एक व्लॉग डाला करूं। इसका थोड़ा बहुत जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूं, और जो मेरे साथ पूरी तरह से अटैच हैं उनको पता है कि मैं प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं डालती। अपने नए देखने वालों के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मेरी अम्मी पाकिस्तान में रहती हैं और वो बीमार हैं। मुझसे छोटी सिस्टर उनके पास पाकिस्तान में है, लेकिन सिस्टर बाय बर्थ ही मज़दूर हैं, तो अम्मी ही उसकी लुक आफ्टर किया करती थी। जब से अम्मी बीमार हैं तो फिर दोनों ही मेरी ज़िम्मेदारी बन चुकी हैं। चूँकि दोनों ही लेडीज़ हैं तो वहाँ पे कुछ भी करना हो फिर मुझे ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरे अब्बू जी फ्रांस में रहते हैं। कोरोना की वजह से वो भी पाकिस्तान नहीं जा सके, और पाकिस्तान ना जा सकने की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले ली थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहने लगी। उनकी वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैंने ही उन्हें रेकमेंड किया था कि आप पाकिस्तान ना जाएं। वहाँ पे जाके अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो फिर 2 मरीज़ की बजाय वहाँ पे 3 हो जाएंगे, जो कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। उन्हें पाकिस्तान ना भेजने का फ़ैसला मुझसे मेरे अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा करवाया था, क्योंकि ईद उल अज़हा की चांद रात को मेरे अब्बू जी की तबीयत एकदम से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी वीकनेस है। मेरी चूँकि कोरोना वैक्सीन कंप्लीट नहीं थी हुई, इसलिए एकदम से मैं अपने अब्बू जी के पास भी नहीं थी जा सकती। फिर अल्लाह का शुक्र है जिस दिन मुझे सेकंड डोज़ लगी, उससे नेक्स्ट दिन की ही मैंने फ़्रांस के लिए टिकट बाई कर ली और अपने अब्बू जी के पास 1 वीक के लिए चली गई। अभी एक ये छोटा सा मैंने क्लिप लिया था। हमारे घर के बाहर दरख्त हैं जिनके ऊपर ये चिड़ियाँ आई हुई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। ये पता नहीं परिंदे कौन से हैं, इनका नाम क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। ये किसी और मुल्क से यूँ कह लें कि हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। इनका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, कैमरे में शायद उतना साफ़ नहीं आ सका। और जी यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं चावलों की खीर। चावलों को अच्छी तरह से धो के मैंने साफ़ पानी में भिगो दिया था, फिर उसी पानी में चावलों को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। देगची में 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड किया है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके चीनी को मेल्ट कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को हाई पे रखना है, क्योंकि चीनी मेल्ट होने में 4-5 मिनट लेगी। यूँ ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम को स्लो कर देना है। मीठा वैसे तो हमारे घर में बहुत ही कम खाया जाता है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। चीनी को मेल्ट करके इसका कलर मैंने कैरामल टाइप करना है, ताकि खीर की लुक अच्छी सी आए। यूँ ही चीनी पिघल जाएगी तो थोड़ी ही देर बाद ये इस कलर में आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर दूध ऐड कर दिया था। दूध डालने के बाद चीनी एकदम से सख्त हो जाती है, लेकिन 1 से 2 मिनट लगते हैं तो ये दोबारा से पिघल जाती है। कुछ सिस्टर्स का मुझ तक ये भी शिकवा आता है कि मैं पूरी रेसिपी शेयर किया करूं, तो माय डियर सिस्टर्स, तो आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी ज़्यादा रेसिपी डाल दूं। ब्राउन की हुई चीनी जब दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई तो फिर मैंने 2 लीटर मज़ीद दूध ऐड कर दिया था। यहाँ पे दूध को इतना पकाना है कि ये 2 लीटर की बजाय 1.5 लीटर रह जाए। दूध को मीडियम आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ दें। दूध जितनी देर में थोड़ा कम होगा, इतनी देर में आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं।
दूध पक के जब 1.5 लीटर हो गया था तो इसमें मैंने ग्राइंड किए हुए चावल और 3 अदद इलायची खुशबू के लिए डाल दी थी। जब दूध के अंदर पिसे हुए चावल डाल देने हैं तो फिर आपने इसके सर पे खड़े होकर इसे पकाना है, ज़रा भी इधर उधर नहीं होना। अभी 150 ml इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी है। अब जी खीर को गाढ़ा होने तक मुसलसल पकाते रहना है और इसके अंदर वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाते रहना है ताकि खीर पैंदे में लग के जल ना जाए, वरना आपकी मेहनत भी ज़ाया और सारी चीज़ें भी। थोड़े से कलर और थोड़ी सी खुशबू के लिए मैंने 1 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान ऐड कर दिया। अब खीर को पका पका के काफ़ी गाढ़ा कर लेना है। ये आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है। जब इस हालत में आ जाएगी तो फिर इसके अंदर 200 ग्राम चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो बातें हमने करनी थी वो तो वहीं पे रह गई। असल में ज़्यादा रेसिपी मैं इसीलिए नहीं डालती कि कुकिंग करते हुए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर एक वीडियो सिर्फ कुकिंग पे ही बना दी जाए तो फिर वो व्लॉगिंग की बजाय कुकिंग का चैनल लगता है। लेकिन चूँकि मुझे अपनी सिस्टर्स को नाराज़ भी नहीं करना, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा हो सके रेसिपी शेयर कर दिया करूँ। आई नो कि जिनका इंटरेस्ट कुकिंग में ज़्यादा होता है उनको तो यही होता होगा कि बहुत डिटेल के साथ मैं हर चीज़ दिखाया करूँ। मैं खुद से तो अपने आप को एक कुकिंग का स्टूडेंट ही समझती हूँ, कोई इतना एक्सपर्ट नहीं समझती, लेकिन कुछ लोगों को वाकई मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। खीर यहाँ पे हमारी मुकम्मल तरीके से पक चुकी है। खीर को चेक करने का यही तरीका होता है कि इसमें चम्मच डुबोया जाए। अगर चम्मच के ऊपर खीर ठहर जाए तो समझे कि वो पक चुकी है। खीर को अगर इसे ढीला रखेंगे तो वो ठंडा होकर पानी छोड़ देगी, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो ज़्यादा सख्त हो जाएगी। इसे मैंने बोल में निकाल लिया था। इसके अंदर कोई नट्स वगैरह ऐड नहीं किए क्योंकि हमें नट्स से एलर्जी है, तो इसलिए मैंने फिर गुलाब की पत्तियों से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। जी तो पिछले हफ्ते मैं फ़्रांस इसीलिए गई थी कि अपने अब्बू जी से मिल सकूं। इतनी देर हो गई थी, ना वो हमारे पास आए थे ना हम उनसे मिले थे। अपनी कुछ चीज़ों की वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि उनका ये काम कैसे होगा, फ़लाँ काम कैसे होगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक चक्कर लगा ही लेना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जाने की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा हौसला और तसल्ली मिली थी, और इसके साथ साथ उनके काफ़ी काम भी निमट गए थे। जो रह गए थे वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ बहुत ही अच्छे लोगों के ज़िम्मे लगा के आ गई थी। अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क था जो मेरी अम्मी और सिस्टर्स को बुलाने के लिए मेरे अब्बू जी को उसकी ज़रूरत पड़नी थी, तो उसके लिए भी मैंने फिर एक ट्रांसलेटर टाइप उन्हें अरेंज करके दिया कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए जहाँ पे भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आए तो वो उनकी हेल्प कर सकें। अम्मी अब्बू को लेके हमारे फ्यूचर्स के प्लान बिल्कुल और तरह थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तो इसने हमें बहुत ज़्यादा सबक सिखाए हैं, इसलिए हमने अपने प्लान्स चेंज कर दिए हैं। जितनी देर तक अम्मी अब्बू की सेहत थी हम यही सोचते थे कि जूँ ही अब्बू की पेंशन होगी तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ पे इकट्ठे रहेंगे। लेकिन जब से अम्मी बीमार हुई हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना तो मैं जा सकती हूँ ना मेरे भाई जा सकते हैं। तो इस वजह से फिर वो वहाँ पे अकेले होंगे, और जब बूढ़े माँ बाप थोड़े से बीमार होते हैं तो फिर उनके लिए ज़रूरी होता है कि हर टाइम पे कोई ना कोई बंदा उनके पास हो। मेरे भाई भी फ़्रांस में अब्बू से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, वो दोनों मुख्तलिफ़ सिटीज़ में रहते हैं। अब मैंने अपने भाई को ही बोला कि आप मुकम्मल तौर पे अब्बू जी के पास आ जाएं। अभी यूँ ही अम्मी और सिस्टर के वीज़े का कुछ बनता है तो फिर वो सारे फ़्रांस में इकट्ठे रह लेंगे। भाई अब्बू से दूर रहते थे, मैं यहाँ पे आऊँ, अम्मी और सिस्टर पाकिस्तान में है, तो 5 बंदों की फ़ैमिली इतनी ज़्यादा बिखरी बुखरी सी पड़ी है। इसलिए अब मुझे यही है कि बस इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत जल्द वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान जाना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि छुट्टियाँ यहाँ पे काफ़ी कम होती हैं। जब ज़्यादा छुट्टियां होती हैं तब पाकिस्तान में सख्त किस्म की गर्मी पड़ रही होती है, तब भी हम वहाँ पे जाके हम नहीं रह सकते। बीमार होने का खदशा होता है, मच्छर मक्खियाँ, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंदबला होता है गर्मियों में, तो टेंशन लगी रहती है कि जाएंगे भी तो बीमार हो जाएंगे। अगर वो सारे फ्रांस में होंगे तो हमारे लिए जाना इजी होगा। यहाँ पे एक तो टिकट काफ़ी सस्ती होती है, दूसरा टाइम भी जाने में काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। हमसे जितनी कोशिश हो सकती है अल्लाह पाक की मदद से कर रहे हैं। आप सब भी दुआ करना कि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। आज काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद मैंने साबुत माश और
चना दाल पकाई थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने के बाद हम थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए आ गए थे। काफ़ी दिनों से मैं घर पे नहीं थी। अबू जी के पास से वापस आते ही घर में काफ़ी काम करने वाले थे, सफाइयाँ की, साथ में कपड़े वगैरह धोए। और अभी ये था कि ग्रोसरी की सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा आज वो करके आ जाते हैं। वहाँ पे अब्बू जी के पास भी 1 मिनट के लिए मुझे टाइम नहीं था मिला कि मैं व्लॉगिंग कर सकूं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा करने वाले थे। वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो मैनेज करने वाली थी। और मेरा भाई भी वहाँ पे मेरे आने से 1 दिन पहले पहुँचा था, इसलिए अपने काम वगैरह करने के लिए मुझे किसी की ही मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे स्टोर्स वगैरह का पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। मेरी कोशिश यही थी कि अब्बू जी के इस्तेमाल में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उनको ज़रूरत है, वो मैं पूरी कर जाऊँ, ताकि उन्हें बाद में ये टेंशन ना रहे कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है भाई पास आ गया, तो बाद में जो उनको ज़रूरत महसूस होगी वो भाई कर देगा। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि भाई के अब्बू के पास आने की वजह से मेरी टेंशन आधी से भी कम हो गई है। भाई का काम अब्बू के करीब में ही हो जाएगा, तो फिर दोनों का एक साथ रहना ज़्यादा इजी होगा। उसके बाद इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा अम्मी को भी वहाँ पे सेट कर देंगे। पाकिस्तान में चूँकि स्टेट का कोई वेलफेयर सिस्टम नहीं, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक तो इलाज करवाने में वैसे ही इतना ज़्यादा खर्चा आता है, और ख़ास तौर पे जब फैमिली मेम्बर्स कोई भी पास ना हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को अरेंज करना। कुछ ग्रोसरी तो मैंने स्टोर में आपको दिखा दी थी, लेकिन ये दूसरी शॉप से थोड़ी सी ग्रोसरी करके आए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी दिखा दूं। ये भी काफ़ी सिस्टर्स की डिमांड होती है कि ग्रोसरी ज़रूर शेयर किया करें। जब शॉप में गए हों तो चीज़ें देखते दिखाते उठाते उठाते इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई जाती। जो थोड़ी सी वहाँ पे बनाई गई उसके बाद फिर मैंने स्टॉप कर दिया और अपनी चीज़ें इकट्ठी की ताकि जल्दी से घर पहुँच जाएँ। ये ग्रीन एप्पल्स हैं, ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलते। मैंने भी फर्स्ट टाइम यहीं पे आके देखे थे। ये आम सेब जैसे मीठे नहीं होते, थोड़े थोड़े से खट्टे होते हैं, और मैं इन्हें ब्लैक सॉल्ट लगा के खाती हूँ। जो ग्रोसरी हमने पहले की है उसकी रसीद शायद मेरे हस्बैंड के पास है। अभी ये वाली मुझे मिली है। इतनी ग्रोसरी के लिए हमें तकरीबन 345 करोन बिल पे करना पड़ा है, और पहले वाली शॉप से तकरीबन 1200 करोन की हमने शॉपिंग की थी। अभी ये एक मैं बैग लेके आई हूँ। इसकी असल में मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, बस सस्ता लगा हुआ था और प्यारा भी लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने बाय कर लिया कि चलो पाकिस्तान जाऊँगी तो किसी ना किसी को गिफ्ट कर दूँगी। इसकी रियल प्राइस 300 करोन्स है, और मैंने इसे 70% ऑफ पे बाय की है। इस बैग के कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे थे। पहले मैंने इसे उठाया फिर रख दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बस फ़िज़ूल में बाय करूँगी, मैंने इसे इस्तेमाल तो करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घर में रखी होती हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो सस्ता लगा हुआ है ले लेती हूँ। बाद में मेरे जहन में आया कि खुद ना भी यूज़ करूँगी तो किसी को दे दूँगी। और ये 2 मैंने अपने लिए पैंट्स बाय की हैं। ये जीन्स टाइप में बनी हुई हैं और स्ट्रेच कपड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी फील होती हैं वेयर करने में। इन्हें पहन के ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने पैंट पहनी हुई है, बिल्कुल ट्राउज़र जैसी लगती हैं। जी, तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होने लगी है। दुआ कीजिएगा कि जल्द ही मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। आज के लिए चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।